हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करें फिर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, किसी भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में अगर हमें आई और आई थ्री निकालना है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, या मान लो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट पार्टिकल्स का, रिएक्टेंट का भी वही होगा क्योंकि आइसोस्पिन और आई थ्री कंजर्व है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले आई थ्री निकालेंगे ऐड करके। तो जो भी आपकी आई थ्री की वैल्यू आएगी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, आई थ्री की वैल्यू हो जाएगी। आई की वैल्यू निकालने के लिए हम कंजर्वेशन लॉ करेंगे, जो भी कॉमन होगा उसमें से आई की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों हो गई क्योंकि दोनों से आपकी आई की वैल्यू, आई थ्री की वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो रही थी। अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम। तो वो हमें करना है पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 1, नेट जून 2011। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बीम ऑफ पायॉन्स इज इंसिडेंट ऑन ए प्रोटॉन टारगेट गिविंग राइज टू द प्रोसेस दिस assuming that the decay proceeds through strong interaction। तो इन्होंने पहले कह दिया कि strong interaction है। The total isospin I and its third component for the decay products are। तो आपको तो decay products यहाँ पे N pi प्लस और pi प्लस है, उनका I और I3 चाहिए। तो आपने सबसे पहले रिएक्शन लिखी। अब अगर आपको I3 निकालना है तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए आप I3 कंजर्व करोगे। तो ये हो गया ट्रिपलेट प्लस वन, डबलेट हाफ, माइनस हाफ, प्लस वन प्लस वन। तो यहाँ से I3 कंजर्व हो गया और I3 की वैल्यू क्या आ गई, आपको दोबारा मैसेज आया होगा न्यूक्लियर का, क्योंकि क्वांटम की क्लास में उन्हें कुछ काम पड़ गया, जो भी बात, अल्टीमेटली वो क्लास कैंसिल हो गई और अब न्यूक्लियर ही चल रही है। और उसके लिए आपको शायद मैसेज मिला होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर क्वांटम की नहीं है तो न्यूक्लियर पढ़ लो। ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आई थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 हो गई। अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप लोग अपने आप करके बताओ, आई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कितनी वैल्यू आ रही है और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जब हम आई को कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट है, यहाँ डबलेट है, यहाँ पे डबलेट, यहाँ ट्रिपलेट, यहाँ ट्रिपलेट। तो लेफ्ट साइड में आपकी हाफ और 3/2 वैल्यू आ रही है। राइट साइड में जब आप करोगे तो वन और हाफ का किया आपने, तो ये आया हाफ और 3/2। उसके बाद जब आपने हाफ का वन के साथ किया तो वो आ गया फिर से हाफ 3/2। जब आपने 3/2 का वन के साथ किया तो वो आ जाएगा हाफ 3/2 5/2। अल्टीमेटली राइट साइड में जो पॉसिबिलिटीज आई वही हाफ 3/2 5/2। यहाँ पे अगर एक भी कॉमन है तो आपका आइसोस्पिन कंजर्व होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। और यहाँ पे जो है हाफ और 3/2 आपको कॉमन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब बताओ कि आई की वैल्यू क्या होगी, आप में से कोई आंसर बताया। ठीक है, तो एक अभी एक स्टूडेंट का आंसर आया और बाकी लोग बताओ कोई। तो यहाँ पे किसी ने हाफ लिखा है, तो 3/2 के अभी 3 आंसर आ गए हैं और एक आंसर हाफ का आया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि आंसर 5/2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5/2 कॉमन नहीं है। 5/2 कैन नॉट बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आई की वैल्यू हाफ और 3/2 दोनों हो जाएगी या इसमें से कोई सी एक। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी आई की वैल्यू हाफ है तो उससे आई थ्री की वैल्यू माइनस हाफ, माइनस आई टू प्लस आई, माइनस हाफ प्लस हाफ आई। जब आपकी आई की वैल्यू 3/2 है तो वहां से आई थ्री की वैल्यू -3/2 से +3/2 आएगी विद डिफरेंस ऑफ 1। आपको आई थ्री की वैल्यू 3/2 चाहिए, तो हाफ से आई थ्री की वैल्यू 3/2 नहीं आ रही है, जबकि 3/2 से 3/2 आ रही है। ओनली आई इक्वल टू 3/2 satisfies I3 equal to 3/2 and therefore the value of I will be equal to 3/2 and not half। हाफ नहीं हो सकती क्योंकि हाफ से 3/2 सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप में से ज्यादातर लोग आंसर सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाफ नहीं होगा, कुछ लोगों ने हाफ लिखा है, हाफ नहीं होगा क्योंकि हाफ से 3/2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर दोनों से सेटिस्फाई हो जाता तो दोनों आंसर जाते, यहाँ पे एक से हो रहा तो हमने एक आंसर लगाया। तो ये हो गया, अब आगे चले। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो उसमें पढ़ाने को ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है इसका सेकंड पार्ट है, यूजिंग आइसोस्पिन सिमेट्री, यूजिंग आइसोस्पिन सिमेट्री द क्रॉस सेक्शन फॉर द अबव प्रोसेस कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑफ द प्रोसेस। तो आपका प्रोसेस ये था जो रिएक्शन दे रखी है, तो इसका क्रॉस सेक्शन
जो गिवन चार ऑप्शन है उनमें से किसके बराबर होगा। तो एक्चुअली क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जब आपके पास टारगेट है, ठीक है, टारगेट का मतलब एक ही प्रोटॉन नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके प्रोटॉन हैं एक तरह से, या बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, और आप यहाँ से पाई प्लस इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है, इसकी बीम इंसिडेंट कर रहे हो। तो क्रॉस सेक्शन ये होता है, क्रॉस सेक्शन होता है कि आपको कितना एरिया रिएक्शन के लिए मिल रहा है, एरिया अवेलेबल फॉर द रिएक्शन इज क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उससे कम होता है, और वीक का सबसे कम होता है। तो उसकी अभी हम टेबल बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे कितना ऑर्डर का होता है। अल्टीमेटली क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पे। और अगर यहाँ पे पूछे कि क्रॉस सेक्शन किसका बराबर है, तो हम ये कहेंगे, हम क्या करेंगे, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कर दे, चार्ज कंजुगेशन को ऑपरेट करो अपनी गिवन रिएक्शन पे। तो जो आपकी गिवन रिएक्शन पाई प्लस प्लस पी है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पे चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराओगे तो आपको पूरी रिएक्शन एंटी पार्टिकल में चेंज हो जाएगी। आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन एंटी पार्टिकल में चेंज हो जाएगी, और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होता है। तो अभी भी जो पार्टिकल्स हैं जिनकी रिएक्शन हो रही है उनकी प्रॉपर्टीज वही हैं, एक्सेप्ट उनका जो है मतलब रेस्ट मास उनका बराबर है, एंटी पार्टिकल्स का रेस्ट मास सेम है। तो एज फार एज क्रॉस सेक्शन इज कंसर्न, क्रॉस सेक्शन इस रिएक्शन का बराबर आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। आपने पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल में चेंज किया जिसमें केवल चार्ज चेंज हुआ है, चार्ज वाली प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, बैरियम नंबर चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर, ये सब, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी मास वाली है जिस पे क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है वो चेंज नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि उस रिएक्शन का जो एंटी पार्टिकल्स वाली रिएक्शन है वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर होगा आपका बी, जो गिवन रिएक्शन है उसके एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दो रिएक्शन को, तो आपका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। यानी क्योंकि जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल जिनका रिएक्शन हो रही है उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्शन के लिए सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम मिलेगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सेम आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपने एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, मान लो आपके पास कोई वॉल है, ब्रिक की वॉल है, उस पर आपने आयरन की जो बॉल है, मतलब आयरन की जो बॉल है उसको फेंका, उसको इंसिडेंट कराया, तो उसने कुछ वॉल पे इम्पैक्ट किया, और आपके पास ब्रिक की वॉल है, तो जो भी इम्पैक्ट आया वो आपको मिला। अब अगर आपने बॉल को चेंज कर दिया, रबर की बॉल ले ली, तो इम्पैक्ट कुछ और आएगा, यानी क्रॉस सेक्शन कुछ और हो गया। अगर आपने बॉल को चेंज कर दिया, मान लो बॉल कार्डबोर्ड की ले ली, ठीक है, और बॉल आपकी आयरन की है, तो भी इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो फिर इम्पैक्ट सेम कब आएगा, जब आपके दोनों इंसिडेंट और कोलाइडिंग पार्टिकल्स यानी कि वॉल और बॉल का मटेरियल सेम हो। तो ये वही कंसेप्ट मान लो कि जो एरिया अवेलेबल है रिएक्शन के लिए वो सेम होगा अगर पार्टिकल को एंटी पार्टिकल चेंज कर दें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एक और है आपकी बुकलेट में, तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, वो है पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिएक्शंस दिस एंड दिस एट ए गिवन एनर्जी। ये बात भी ठीक है, एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर आपने इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट कर दी, पहले आपने कम एनर्जी का इंसिडेंट कराया और फिर ज्यादा एनर्जी करा दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा चेंज तो आएगा ही। तो पार्टिकल्स भी सेम हो और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो, तो एट ए गिवन एनर्जी आर सेम ड्यू टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वही होगा जो हमने अभी लिखा है। तो आपको आंसर मिल रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्रॉस सेक्शन सेम होगा अगर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स सेम है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो बैरियर नंबर कंजर्वेशन आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि बैरियर नंबर तो हर एक रिएक्शन में कंजर्व होता है। बैरियर नंबर तो स्ट्रॉन्ग में भी कंजर्व होगा, इलेक्ट्रोमैटिक में भी होगा, वीक में भी होगा। अगर आपके पास दो रिएक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग वाली और एक वीक वाली, आपने रिएक्शन बिल्कुल चेंज कर दी, पार्टिकल्स भी चेंज कर दिए, तो एक स्ट्रॉन्ग की है एक वीक की है, तो दोनों में क्रॉस सेक्शन डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैटिक के लिए कम होता है, और वीक के लिए सबसे कम होता है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में बैरियर नंबर दोनों में कंजर्व है, बट क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट। सिमिलरली टाइम रिवर्सल में क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो सी प्लस डी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। जब आपने ए प्लस बी की जगह सी प्लस डी कर दिया रिएक्शन में, तो सी प्लस डी हो सकता है आपको डिफरेंट रिजल्ट दे दे। और वैसे भी टाइम रिवर्सल में भी वही वाली बात है कि जो है हो सकता है कि उसमें जो है वीक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो है टाइम रिवर्सल सेम आ रहा हो, मतलब कंजर्व हो रहा हो। पैरिटी भी जो है, पैरिटी भी इससे कोई रिलेशन नहीं है पैरिटी का, ठीक है। चार्ज कंजुगेशन में पार्टिकल एंटी पार्टिकल चेंज करके प्रॉपर्टी सेम, अल्टीमेटली थर्ड जो है आपके इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, गेट 2020 पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर आप में से कोई बताए कितना होगा। पार्टिकल एक वाई है जिसका डीके होता है पाई माइनस और पाई माइनस में, तो जो पार्टिकल वाई है उसकी आइसोस्पिन कितनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, लिखा हुआ है इसमें स्ट्रॉन्ग, तभी तो आइसोस्पिन आप निकालोगे, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डीके, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो आइसोस्पिन कंजर्व हो रही होगी इसका मतलब। तो आप जो है कंजर्वेशन लॉज लगा के बताओ वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप लोगों ने जिन्होंने आंसर सही बताया है
कुछ ने यहाँ पे 2 बताया, कुछ ने -2 भी बता दिया। तो जिसने -2 लिखा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले कह दिया था कि आई कैन नॉट बी नेगेटिव। आई एक वेक्टर क्वांटिटी, आई नेगेटिव हो सकती है। आई 3 कैन बी नेगेटिव बट आई कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आई -2 नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में ही होगी। तो इसको अगर आप राइट साइड में आई देखोगे तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर आई की बात करें तो दोनों का रिजल्टेंट 0, 1 और 2 आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि आप जब वेक्टर एडिशन करोगे तो इनमें से क्या आंसर होगा, 0, 1, 2 में से कौन सा आंसर होगा। अगर आपके पास यहाँ पे आपको एक वैल्यू लिखनी है, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, इन 3 में से एक ही वैल्यू लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, क्या करोगे इसमें। आप में से कोई, मतलब काफी सारे लोगों ने 2 लिखा है, अब 1 आंसर भी आ गया। अब कोई कह रहा है कि वाई सिंगलेट, तो वाई सिंगलेट कैसे पता चला कि वाई सिंगलेट है। वाई कोई पार्टिकल हमें पता तो है नहीं वाई सिंगलेट है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अगर आइसोस्पिन देखना है तो आइसोस्पिन मत देखो, पहले आई 3 देख लो। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले आप आई 3 देखोगे फिर आई देखोगे, वाइस वर्सा नहीं करोगे। तो सबसे पहले आई 3 देखो। तो वाई पार्टिकल का आई 3 क्या हो सकता है, तो वाई पार्टिकल का आई 3 क्या होगा, जो कि पाई माइनस और पाई माइनस का एडिशन होगा। तो -1 और -1, -2। तो जिन्होंने अभी -2 लिखा था, एक्चुअली वो वैल्यू आई 3 की थी, ना कि आई की। यहाँ पे आई पूछा है, आई 3 नहीं पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अब ये क्वेश्चन वही हो गया कि पाई माइनस और पाई जो प्रोडक्ट्स हैं या जो रिएक्टेंट वाई है उसका आई और आई 3 क्या हो गया। तो आई 3 तो -2 हो गया। अब आई क्या होगा, जो भी 0, 1, 2 से आई 3 सेटिस्फाई कर देगा वो वाला आई होगा। ठीक है, तो जो 0 है, 1 है, 2 है, उसमें से केवल 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आंसर 2 होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा आई 3 करना है फिर आई करना। तो यहाँ पे हम कहेंगे ओनली आई इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज आई 3 इक्वल टू -2, इसीलिए आंसर 2 हो जाएगा, विच इंप्लाइज आई इक्वल टू 0 और 1 नहीं होंगे। तो अगर ये हो गया तो अब आगे चलें। और मैंने एक चीज और देखी है, हमारे अलावा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो नाम वाम तो मैं नहीं ले रहा किसी का भी, जो भी है, तो जब उनके मैंने सॉल्यूशन देखे गेट 2020 के, तो क्यूरियोसिटी में मैं देख लेता हूँ कि वो लोग सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, क्यों क्या दे रहा है। तो उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया, तो पाई माइनस का जो आइसोस्पिन है 1 + 1 2 लिख दिया, 1 + 1 2। इसका मतलब वो लोग जो है आइसोस्पिन को एडिशन से करके कंजर्वेशन लॉ कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन नहीं करना है, इसमें वेक्टर एडिशन करना है। स्लाइड नंबर 4 ये। तो इसका ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार लिख लो क्वेश्चन को और फिर आपको बताना है एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए तो आपको करा दिया कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसमें अननोन पार्टिकल एक्स को निकालना हो तो वो निकालना आसान होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सभी कंजर्वेशन लॉज फॉलो होते हैं। लेकिन अगर वीक इंटरेक्शन हो तो उसमें अननोन पार्टिकल एक्स को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि बीटा डीके वाले जो रिएक्शंस जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो आप इलेक्ट्रॉन नंबर करके एक्स भी निकाल लेते हो। तो यहाँ पे अगर हमें एक्स निकालना है अननोन पार्टिकल, तो उसको कैसे निकालेंगे, अब जो फोकस करना है ये क्वेश्चन, इस मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए। कैसे करेंगे, इसमें कंजर्वेशन लॉस करके देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर वीक इंटरेक्शन है तो फर्स्ट स्टेट तो कंजर्व होंगे इसमें, तो पहले जो आसान वाली है उन्हें कर लेते हैं। तो चार्ज इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, तो आपके एक्स पार्टिकल का जो चार्ज है वो 0 होगा। इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है वो चार्जलेस पार्टिकल है। अब हम देखेंगे क्या पार्टिकल ये बैरियन है कि नहीं। तो ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब बैरियन नंबर तो ऑलरेडी कंजर्व हो रहा है। इसका मतलब जो थर्ड पार्टिकल ये एक्स है वो बैरियन नहीं है, क्योंकि बैरियन नंबर ऑलरेडी कंजर्व हो चुका है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि अगर बाकी तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है। तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये फोटोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए होता है और यहाँ पे वीक इंटरेक्शन है, तो इट कैन नॉट बी फोटोन। तो अब ये बैरियन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फोटोन नहीं है, इसका मतलब ये मेसॉन है। अब ये अगर मेसॉन है तो मेसॉन में भी अब हमें देखना है कि भाई मेसॉन में भी स्ट्रेंज मेसॉन है या नॉन स्ट्रेंज मेसॉन है, यानी कि उस मेसॉन का स्ट्रेंजनेस नंबर कितनी होगी वो देखना है। अब उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व होता नहीं है वीक इंटरेक्शन में, लेकिन हमें पता है वीक में डेल्टा एस का मॉड 1 होता है, या हम कह लें डेल्टा एस को +-1 लिख सकते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंजनेस लिखें तो स्ट्रेंजनेस इसकी -2 होती है, इसकी -1 होती है, प्लस एस। What can be the possible values of s so that delta s is equal to +-1। तो सबसे पहले अब हम बारी बारी से करेंगे। अगर हमारी s की वैल्यू 0 है, अगर हमारी s की वैल्यू 0 है तो डेल्टा s की वैल्यू कितनी आएगी। तो डेल्टा s की वैल्यू अगर मैं निकाली तो वो आ रही है -2 -1। मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, तो प्लस माइनस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिया, आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भी कर सकते हो। तो -2 से -1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, -1। तो -1 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब s कैन बी 0, आपका s 0 हो सकता है।
अगर मैंने एस को +1 कर दिया तो फिर डेल्टा एस कितना होगा, -2 माइनस राइट साइड में अगर एस को 1 करोगे तो टोटल एस 0 हो जाएगा, तो राइट साइड में ये हो गया -2, इसका मतलब एस कैन नॉट बी +1। अगर एस को आपने -1 कर दिया तो डेल्टा एस हो जाएगा आपका -2, और राइट साइड में भी -2 हो गया, तो -2 ये हो गया 0। तो एस तो कंजर्व कर दिया आपने, वीक में कंजर्व होता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आपने एस को +2 कर दिया तो यहाँ पे डेल्टा एस हो जाएगा -2 माइनस, अब राइट साइड में अगर एस को +2 कर दोगे तो राइट साइड में वैल्यू +1 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका -3 पॉसिबल नहीं है, फॉरबिडन के लिए होता है। अगर आपने एस को -2 कर दिया तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस, राइट साइड में अगर एस को -2 करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -3, तो यहाँ से हो जाता है +1। तो +1 पॉसिबल है, +1 पॉसिबल है, पर प्रॉब्लम ये है कि s इक्वल टू -2 वाला मैसोन आपने पढ़ा नहीं, नो मैसोन हैज s इक्वल टू -2, इसका मतलब कंजर्वेशन लॉस को फॉलो कर रहा है s इक्वल टू -2 से, पर कोई मैसोन s इक्वल टू -2 वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है केवल s इक्वल टू 0 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है आपकी कंडीशन। तो अब कंक्लूजन ये निकल गया कि s शुड बी इक्वल टू 0, s शुड बी 0 फॉर योर अननोन पार्टिकल x। तो अब आपके पास जो मैसोन्स हैं x विच इज ए मैसोन, मैसोन हो गए, तो जो 0 वाले हैं वो कौन कौन से हैं, π+, π-, π0 और η0। अब इसमें भी आपको पता है कि q शुड बी इक्वल टू 0, तो q अगर 0 होगा तो इसका मतलब कौन कौन से पार्टिकल रह गए, π0 और η0। अब मुझे आप बताओ कि π0 और η0 इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, क्या दोनों पॉसिबल है या इनमें से एक पॉसिबल है, या क्या करें अब क्या करें ये बताओ। तो अब इन दोनों में से क्या कौन सा आंसर होगा, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इसके लिए अब हम मास एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि ये डीके की रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपने π0 इन्वॉल्व कर लिया, π0 और मास एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू आती है 1200 के आसपास, इसकी होती है 1100 के आसपास, और यहाँ होती है 135। तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, मास ऑफ द डिकेइंग पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। इसका मतलब π+ इज ए पॉसिबल आंसर। अब अगर आपने लैम्डा नॉट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू होती है 1200, लेकिन ये कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1100, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 549, तो आपका 1200 उससे कम रह गया। इसका मतलब η0 इज नॉट पॉसिबल एज मास एनर्जी इज वायलेटेड। तो आपका आंसर हो गया π0, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसा दोबारा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो। आप इसे लिख लो, और अगर लिख लिया हो तो फिर आप बता दो, हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आपने क्या लिखा है, पाई में वायलेट हो रहा है, पाई में क्या वायलेट हो रहा है, अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, इसका मास 1300 होता है, 1200, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें और लोगों ने ये बात नहीं कही, ये 1300 है, ये मैंने गलती से लिखा है, क्योंकि 1100 होता है लैम्डा का, 1200 होता है सिग्मा का, 1300 होता है इसका, ना कि 1200। दिस शुड बी 1300, इसको करेक्ट करो, 1300 होगा। तो आपने बिल्कुल सही कमेंट किया, 1200 से आंसर नहीं आएगा, 1300 से आएगा, ठीक है। बाकी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अपना लिख के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ गलती से लिखा गया तो आपको उस बीच में टोकना चाहिए, और इन्होंने साहिल ने सही कहा है। तो इसके जो मास है गलती से मैंने 1200 लिखा, 1300, क्योंकि मैंने आपको याद कराया लैम्डा नॉट का 1115, सिग्मा का 1200, काई का 1300, तो ये तो 1300 होगा। और अब यहाँ पे 1300 1100 + 135 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो, वो 1300 हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या लिखना है, अब जो है एक टेबल फटाफट हम कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्वार्क्स करने हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स पे आने से पहले एक टेबल जो शुरू में मैंने कहा तो बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस की टेबल लिखनी है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि पैरामीटर होगा या पैरामीटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होगा उसकी वैल्यू,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगी, वीक में क्या होगी, और ग्रेविटेशनल में क्या होगी। ठीक है, ईटा नॉट नहीं होगा। ईटा नॉट कैसे होगा, ईटा नॉट की का जो मास है वो 549 हो गया ना, तो 549 1100 ज्यादा नहीं हो गया, ईटा नॉट कहां से हो जाएगा। ठीक है, डिगेन पार्टिकल का मास ज्यादा होना चाहिए, डिगेन 1300 कम है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, पहला पहला प्रॉपर्टी आपकी, इस टेबल को साथ साथ याद करने की कोशिश करना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा यहाँ पे, एक सेकंड, इसमें प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग की अगर हम 1 माने तो उसके मुकाबले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10⁻², वीक की 10⁻⁻13 और ग्रेविटेशनल की 10⁻⁻39। नंबर सेकंड पॉइंट, रेंज। तो रेंज जो है स्ट्रॉन्ग की 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है मीटर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इनफाइनाइट, वीक की 10⁻18 मीटर्स और ग्रेविटेशनल की भी इनफाइनाइट। इनकी रेंज इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो रेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेस्ट मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल का एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन और फोटोन होता है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। हाँ बिल्कुल सही, तो अल्टीमेटली इसलिए है। उसके बाद रेंज हो गया। नंबर थर्ड है टिपिकल टाइम स्केल। ऑलरेडी ये हम कह चुके हैं, कई बार लिख चुके हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उसका जो लाइफ टाइम होगी वो 10⁻⁻22 सेकंड से कम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 10⁻⁻14 -21 है, -21 से -14 होगी, -21 टू 10⁻⁻14 सेकंड्स। वीक में 10⁻⁻13 टू 10⁻3 सेकंड्स। और ग्रेविटेशनल में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कुछ भी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए कोई लाइफ टाइम नहीं है। नंबर फोर्थ पॉइंट है टिपिकल क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जो है हम मीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं, और हमने अभी कहा था कि स्ट्रॉन्ग में सबसे ज्यादा होता है 10⁻⁻30 मीटर स्क्वायर में है ये। वीक में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 10⁻⁻33, वीक में 10⁻⁻44, और ग्रेविटेशनल में जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है तो कोई रिएक्शन से नहीं होती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन नहीं होती है वो अलग बात है कि हर एक मास पे से कोई अट्रैक्ट करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन इंटरेक्शन या रिएक्शन नहीं होती है। नंबर फिफ्थ है पार्टिकल्स अफेक्टेड। पार्टिकल्स अफेक्टेड, तो पार्टिकल्स अफेक्टेड में स्ट्रॉन्ग में आप लिख सकते हो क्वार्क्स भी हैं और हैड्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप कह सकते हो चार्ज पार्टिकल्स। वीक में जो है, वीक में क्वार्क्स भी हैं, मतलब क्वार्क्स वीक में भी करते हैं पार्टिसिपेट और स्ट्रॉन्ग भी, तो क्वार्क्स भी हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और ग्रेविटेशनल में हम ये कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि ऑल पार्टिकल्स हैविंग मास। वैसे अगर हम बात करें तो वीक इंटरेक्शन सभी पे लग जाता है। अभी हम इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स की बात करेंगे, तो वीक में सभी पे लगता है, लग जाता है वीक, पर अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी हो रहा है तो वो वीक को डोमिनेट कर देता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वीक को डोमिनेट करता है। तो ये होगा नंबर फिफ्थ। नंबर सिक्स पॉइंट जो है वो है पार्टिकल्स एक्सचेंज। नंबर सिक्स पॉइंट है पार्टिकल्स एक्सचेंज, या इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कह सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो है अगर क्वार्क्स हैं तो ग्लूऑन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हैड्रॉन्स हैं तो मेसॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन्स, वीक में इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स, या आप कह सकते हो वेक्टर बोसॉन्स लिख सकते हैं, सिंपल वेक्टर बोसॉन्स, जो कि होते हैं W+, W- एंड Z0 बोसॉन्स। यहां पे एक देखने वाली बात यह है, जितने भी एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स चाहे कोई भी इंटरेक्शन हो बोसॉन्स होते हैं। ऑल एक्सचेंज पार्टिकल्स आर बोसॉन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ग्लूऑन, मेसॉन सभी बोसॉन है, फोटोन भी बोसॉन है, ग्रेविटॉन भी बोसॉन है, और ये जो W+, W- Z0 है ये भी बोसॉन है। इनको वेक्टर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेसॉन आपने अब तक पढ़े हैं वो स्केलर मेसॉन है। तो मैं उसकी बात अभी बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं स्केलर हम लोग क्यों कह रहे हैं, वेक्टर कह रहे हैं।
स्केलर मेसॉन्स के मेसॉन, पाई मेसॉन, ईटा मेसॉन, उन्हें स्केलर मेसॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उनकी स्पिन भी जीरो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो, उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो, और अगर रिजल्टेंट करोगे तो उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो। और क्योंकि कोई भी वेक्टर नहीं है इसलिए उन्हें स्केलर कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है या जो स्पिन है वो इंटीजर आएगी, मतलब 1 आएगी, ना कि जीरो। ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल जीरो होता है किसी पार्टिकल का, तो ऑर्बिटल में अगर इनकी स्पिन 1 को ऐड कर दोगे तो जे भी बनाएगा। अल्टीमेटली वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए इनको कहते हैं वेक्टर बोसॉन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पॉइंट पे। तो नंबर 7 पॉइंट है स्पिन ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल। तो स्ट्रॉन्ग में तो ग्लूऑन अगर है और यहाँ पे है आपका ग्लूऑन है तो 1, और अगर मेसॉन है तो उसमें 0 और 1 दोनों पॉसिबल है, मतलब ई हो गए जो आपने अब तक पढ़े वो तो 0 वाले ये हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन का 1, ये 1 फोटोन के लिए है। उसके बाद वीक में इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स इनका 1, और ग्रेविटेशनल में ग्रेविटॉन का 2 फॉर ग्रेविटॉन। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। तो यहाँ पे जो मेसॉन्स है उनका जो मास होगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 MeV है। तो हमने 10 की पावर्स में लिखा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 10 की पावर 140 होता है, पाई प्लस पाई माइनस का, पाई नॉट का 135 होता है, तो एग्जैक्ट नहीं है, ये पावर्स में है, इसका ऑर्डर है। और फोटोन का 0, ग्रेविटॉन का 0, और इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स का 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और तो हमें पता है कि मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए अगर हम रेंज देखेंगे इसलिए इनकी इनफाइनाइट होती है। तो रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल व्हिच इंप्लाइज रेंज इज इनफाइनाइट। उसके बाद नंबर 9 है थ्योरी टू एक्सप्लेन। एक्चुअली बात यह है कि ग्लूऑन का मास जो है वो भी 0 होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट चलता है। इसका मास 0 होता है, पर फिर भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट, मतलब क्योंकि जो ग्लूऑन्स है वो आपके हेड्रॉन्स के अंदर होते, मतलब जो एक्सचेंज, जो क्वार्क्स एक्सचेंज होते हैं उसमें ग्लूऑन होते हैं, तो इसका जो मास है वो भी 0 है, ठीक है। रेंज की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग, अब ये जो कंट्राडिक्ट आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो शॉर्ट रेंज होती है, जबकि ग्लूऑन्स का 0 है, तो वो केवल क्वार्क्स के लिए है, बाकी जो हेड्रॉन्स है उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है आप समझने के लिए, अदरवाइज इसका जो है मास भी 0 होता है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग रेंज इनफाइनाइट नहीं कह सकते हम, ठीक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थ्योरी टू एक्सप्लेन में। यहाँ पे हो जाएगा क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, ये है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये है क्वांटम फ्लेवर डायनेमिक्स, और ये है क्वांटम जियोमेट्रो डायनेमिक्स। नंबर 10 है नेचर। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का नेचर है अट्रैक्टिव विद रिपल्सिव कोर, यानी कि वैसे तो अट्रैक्टिव है लेकिन बहुत पास आ जाएंगे पार्टिकल्स तो रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। उसके बाद वीक में जो है नॉट एप्लीकेबल। वीक फोर्स जो है वो केवल जैसे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंज करती है, या क्वार्क्स के फ्लेवर को चेंज करती है, उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन की बात यहाँ पे नहीं होती। यानी कि एक तरह से फोर्स, मतलब जो हम सोचते हैं फोर्स हमेशा अप्लाई होगी वो नहीं है, ये जो है क्वार्क्स का जो फ्लेवर है उसे चेंज करता है बस, वीक वीक इंटरेक्शन। और यहाँ पे ग्रेविटेशन आपको पता है ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये हो गया आपकी टेबल। अब जो है हम थोड़ी सी बात इसी करते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स की। जो एक्सचेंज पार्टिकल्स W प्लस W माइनस Z नॉट है उनकी बात करते हैं लास्ट, और उसके बाद फिर क्वार्क्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चल रहे हैं।
इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स। तो ये क्या है? एक्सचेंज पार्टिकल्स इन वीक इंटरेक्शन। W प्लस, W माइनस एंड Z नॉट। तो इनका चार्ज तो आपको पता चली गया। तो W प्लस माइनस पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, इनकी स्पिन 1 होती है। अगर इनका मास एग्जैक्ट देखें गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी एक मिनट, तो इनका मास हो जाएगा, इनका तो होता है 80.385 और इसका होता है 91.1876। 100 से कम होता है, तो वहां पे हमने ऑर्डर लिखा था उस टेबल में 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 2 का ऑर्डर था, एग्जैक्ट ही होता है। और अगर हम इनकी हाफ लाइफ या लाइफ टाइम की बात करें, यानी कितने टाइम में डिके हो जाएंगे, तो इनकी लाइफ टाइम बहुत कम है। तो लाइफ टाइम आपकी है इनकी 3 × 10⁻⁻25 सेकेंड्स। ठीक है, दोनों की, तीनों की मान लो। तो इनकी लाइफ टाइम कम क्यों है, इसी ऑर्डर की कम क्यों है? क्योंकि इनका मास ज्यादा है। ठीक है, तो अगर डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू एच कट है, तो अगर आपका डेल्टा क्या हो गया, MC स्क्वायर। अगर M लार्ज है तो ऑब्वियसली T जो है स्मॉल होगा, तो लाइफ टाइम आपकी स्मॉल होगी। ठीक है, तो कम टाइम में ही डिके हो जाता है, तो बनते ही ये डिके हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये है। और अगर रेंज की बात करें तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है R/C। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इनका जो डेल्टा टी है बहुत स्मॉल है, तो रेंज भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रेंज भी स्मॉल होगी, R भी स्मॉल होगा। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, वी की रेंज कितनी लिखी थी हमने, तो वी की रेंज यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है, वी की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग से भी कम होती है। 10 की पावर -15 के मुकाबले 10 की पावर -18 लिखी हुई है। वो रेंज कम इसलिए है कि इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका मास एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले मास से भी ज्यादा है। तो जितना मास ज्यादा उतनी रेंज कम, बिकॉज रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल। तो क्योंकि इसकी रेंज कम है, ऑब्वियसली इसका एक्सचेंज पार्टिकल का मास ज्यादा है। अब जो है हम बात कर लेते हैं कुछ इसके रिएक्शंस की। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, ये वीक इंटरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, मान लो हमारे पास बीटा माइनस डीके है, तो बीटा माइनस डीके में कोई न्यूक्लियाई है, उससे वाई बना, ठीक है, और यहाँ हो गया Z+1। तो पहले बीटा नहीं बनेगा, पहले एक्चुअली एक्सचेंज पार्टिकल होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्टिकल का मतलब पहले यहाँ पे आपका W- बन जाएगा एक्सचेंज पार्टिकल, और फिर बनते ही वो डीके हो जाएगा, और फिर जो है आपका W-, बीटा- या E- कह लो या बीटा- कह लो, तो बीटा- और एंटी न्यूट्रिनो में डीके होगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शन आएगी वो एक्चुअली ये हो जाएगी, इसमें एक्सचेंज पार्टिकल W- हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपका बीटा+ डीके है तो W+ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि जो W+, W- Z0 है, इनकी रिएक्शंस क्या हो गई। तो अगर इनकी डीके की रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हो गई W+ की तो हो गई कोई इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब E+ भी हो सकता है, मतलब L का मतलब यहाँ पे क्या है, L का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला, म्योनिक वाला या टॉनिक वाला। L का मतलब यहाँ पे E हो सकता है, म्यू हो सकता है और टॉ हो सकता है। सिमिलरली W- में L- होगा और उसका एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे भी L की जगह आप E लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वाला, म्योनिक वाला, टॉनिक वाला। और Z0 का डीके होगा वो जो है लेप्टॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, म्योनिक, टॉनिक। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तो हो गया इनका डीके। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्वार्क्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। हालांकि मैंने क्वार्क्स अभी आपको पढ़ाया नहीं, प्रोडक्शन में क्वार्क्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन में जो है क्वार्क एंटी क्वार्क एनिलेशन होता है, क्वार्क एंटी क्वार्क एनिलेशन, यानी कि एक अप क्वार्क है, एक एंटी डाउन क्वार्क है, इसका एनिलेशन होकर W+ बन रहा है। ठीक है, अगर एक हो गया डाउन क्वार्क, एक एंटी अप क्वार्क, इससे मिल गया W-। एक रिएक्शन होगी अप क्वार्क प्लस अप का एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी अप, तो यहाँ पे Z0, या D+ एंटी डाउन, यहाँ पे Z0। इस तरह से इनके जो है रिएक्शंस होके मतलब ये जो है इन रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, तो इस इन्हें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली एग्जाम में इनकी रिएक्शंस पे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब हम जो है क्वार्क्स पे आते हैं।
हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। जो क्वार्क्स वाला टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस इन जनरल आते रहते हैं। तो अब आप हेडिंग डालो क्वार्क्स। अब इस क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा हम कुछ लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। जो क्वार्क्स है वो भी तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का पार्ट है। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहाँ पूरा हो रहा है, वो बहुत अभी टाइम लगेगा इसमें। प्रोडक्शन में मैंने कहा कि क्वार्क और एंटी क्वार्क का रिलेशन होता है, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स और उन्हीं के एंटी पार्टिकल्स हो जाएंगे 6 टाइप के। वो जब रिएक्ट करते हैं तो आपके W प्लस W माइनस Z नॉट बनते हैं। तो अब देखो क्वार्क्स के बारे में थोड़ा लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो कि ऑल क्वार्क्स अभी तो टॉपिक्स काफी बच रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बाद टॉपिक जो है जैसे रेडियोएक्टिविटी बचा है, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन बचा है, और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज लिखानी है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाना उसे। साइक्लोट्रॉन के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। और एक जो मैंने छोड़ दिया था वो फर्मी गैस मॉडल, वो कराना है। तो इन जनरल तो ये सिलेबस है। तो अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में भी थोड़ा बच रहा है, उसे कराना है, ठीक है। तो इस पे देखो, ऑल क्वार्क्स हैव even parity and half spin, that is they are fermions। तो क्वार्क्स जो है फर्मी पार्टिकल्स हैं, सभी क्वार्क्स की स्पिन हाफ होगी, उनके एंटी एंटी क्वार्क की भी हाफ ही होगी, क्योंकि स्पिन सेम होती है। और हम पहले कह चुके हैं कि फर्मियंस की पैरिटी हमने इवन याद की थी, तो इनकी भी इवन है। उसके बाद दी हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स का मतलब मेसॉन्स एंड बैरियंस। तो हेड्रॉन्स एंड जो है मेसॉन्स एंड बैरियंस आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क से मिलकर बने। इफ two or more quarks, two or more same quarks लिखो, similar quarks, two or more similar quarks are there inside a hadron। तो अगर दो या उससे ज्यादा क्वार्क सिमिलर है किसी hadron में, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन यू और डी क्वार्क से मिलकर बना है, दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से, तो इसमें जो दो अप क्वार्क है वो सेम सेम तरह के हैं, ठीक है। देन या मैं एक एग्जांपल लेता हूं ओमेगा माइनस की, इसमें जो है तीन क्वार्क तीनों यू होते हैं, ठीक है। देन दे seems to violate the Pauli exclusion principle। क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि जो आपके फर्मियंस हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो जो है एक ही एनर्जी स्टेट में ज्यादा फिल नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे देखो तीनों यू है एक ही एनर्जी स्टेट में, तो अगर आप मान लो एनर्जी स्टेट ओमेगा माइनस की है तो उसमें तीनों यू है, तो अगर अगर अब क्वार्क की स्पिन हाफ है तो उसमें आप जो है दो ही जो है आप क्वार्क फिल कर सकते हो, तीसरा नहीं कर सकते, क्योंकि पॉली एक्सिल से वाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि तीनों यू है, ठीक है। तो फिर इस लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जर्व हुआ कि तीनों यू सिमिलर है, तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कहा गया टू रिजॉल्व दिस क्वार्क्स आर असाइंड एन एडिटिव प्रॉपर्टी designated as color, which has three possibilities। यस, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रेननेस -3 होती है, उनकी माइनस का, इसकी होगी यू यू यू। ये आपने सही कहा है, ये जो है यही होगा, ठीक है। ये मुझे ये लिखना था, लिख दिया गलती से ओमेगा, तो यहाँ पे जो है इसे करेक्ट कर लो। ओमेगा का -3 होता है स्टेननेस, तो उसमें 3 एस होंगे। डेल्टा मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसीलिए इसको लिख लो चाहे ना भी लिखो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा नॉन स्ट्रेंज होता है, इसकी स्ट्रेंज 0 होती है। तो फिलहाल इसे करेक्ट कर लो, ओमेगा -3 एस होंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली एक से दो से ज्यादा यहाँ पे तीनों सिमिलर क्वार्क्स हैं, तो 3 एस होंगे। इसको एक बार करेक्ट कर लो, कभी आप यहाँ पे गलती से गलत लिखा हुआ आपका, तो इसे करेक्ट कर लो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक क्वार्क को एक प्रॉपर्टी दे दी, कलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे
ये कलर का मतलब ये है कि ये इसमें सचमुच कलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो जो है कलर्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर्टी है उसको कलर कह दिया, क्योंकि वो जो पिगमेंट्स की थ्योरी है उससे मैच होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि विच हैज थ्री पॉसिबिलिटी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दस नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट वायलेटेड, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ द क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट। अगर पार्टिकल्स आप फिल कर रहे हो तो कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो या एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हमने एक नई प्रॉपर्टी दे दी, तो अब अगर हम तीनों क्वार्क्स सिमिलर फिल करेंगे तो तीनों का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। तो आपने एक नई प्रॉपर्टी डिफरेंट कर दी, तो अब वो तीनों एक ही एनर्जी स्टेट में आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेड्रॉन्स की। ठीक है, तो हेड्रॉन्स हम पहले कह चुके हैं कि हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो यहाँ पे आप लिखो हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो हमने ऊपर लिखा था ओमेगा माइनस को यू यू यू, अब ये मैं सोचना कि मुझे ये सब याद नहीं है ना, ये गलती से लिखे जाते हैं, ये सब याद है तो दिमाग में कुछ ना कुछ और चलता रहता है, इसीलिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो इसलिए ये गलती से लिखा जाता है। कभी आप सोचो कि ये जो है मैं भूल गया हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब हम आगे चल रहे हैं कि हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन between hadrons should ultimately be traceable interaction between quarks। तो जो हेड्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो हमने पहले कहा था कि हेड्रॉन्स आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, तो वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो क्वार्क्स की वजह से आ रहा है, वो क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो क्वार्क्स जो है स्ट्रांगली बाउंड है, तो इस क्वार्क्स में जो फोर्स है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स के बीच में लग रही है, जो कि हेड्रॉन्स के इनसाइड है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्वार्क कंटेंट बताएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ईच क्वार्क हैज बैरियन नंबर b इक्वल टू 1/3। हर एक क्वार्क का बैरियन नंबर 1/3 होता है। ठीक है, और एंटी क्वार्क का कितना होगा, एंटी क्वार्क हैज b इक्वल टू -1/3, एंटी क्वार्क का उसका माइनस जाएगा। तो क्योंकि हर एक क्वार्क का बैरियन नंबर 1/3 होता है, तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इसका मतलब एक बैरियन कितने क्वार्क से मिलकर बनेगा, क्योंकि एक क्वार्क का बैरियन नंबर 1/3 है और एक बैरियन में बैरियन नंबर 1 होता है, तो 3 से मिलकर बनेगा। और एक मैसॉन कितने बैरियन से बनेगा, मिलकर बनेगा, मैसॉन का बैरियन नंबर 0 होता है, तो वो एक बैरियन और एक एंटी बैरियन से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो मैसॉन है वो एक क्वार्क, आप इसे स्मॉल से लिख सकते हो, तो वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनेगा। ठीक है, क्यू का मतलब यहाँ पे हम क्वार्क लिख रहे हैं और ये हो गया एंटी क्वार्क। ऐसा क्यों, क्योंकि बैरियन नंबर मैसॉन का 0 होता है, तो क्वार्क का 1/3 होता है, एंटी क्वार्क का -1/3, तो 0 हो गया। तो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर तो बनता है मैसॉन, और बैरियन जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा। अब कौन से क्वार्क्स थे वो, उस पर हम आएंगे टाइप्स ऑफ क्वार्क्स में, 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, अभी उसकी टेबल पे आएंगे। अल्टीमेटली अब आपको याद रखना है कि ये 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, अब जो है, अब हम बात करेंगे ग्लूऑन्स की, तो थोड़ा एक दो पॉइंट ग्लूऑन्स का लिख लें, क्योंकि जो पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं क्वार्क्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके लिए वो ग्लूऑन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्लूऑन्स आर एक्सचेंज बिटवीन क्वार्क्स।
Gluons are massless. स्पिन वन क्यों? क्योंकि ये बोसोन है और एक्सचेंज पार्टिकल सभी बोसोन होते हैं. स्पिन वन पार्टिकल्स ट्रेवलिंग at a speed of light, and each carries a color and an anti color. तो जो ग्लूऑन है वो एक कलर एक एंटी कलर से मिलकर बना है. देयर आर 8 टाइप ऑफ ग्लूऑन्स. अब कौन कौन से हैं? रेड एंटी ब्लू, रेड एंटी ग्रीन, ब्लू एंटी रेड, ब्लू एंटी ग्रीन, ग्रीन एंटी रेड, ग्रीन एंटी ब्लू. तो ये तो हो गया 6 कॉम्बिनेशन. अब बाकी जो 2 हैं वो और हैं, उनको आपको याद करना होगा. वो है तो 1/√2 आर रेड एंटी रेड माइनस ग्रीन एंटी ग्रीन, और साथ में 1/√6. ये जो 1/√2 1/√6 है वो वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है. ठीक है. आर रेड एंटी रेड प्लस ग्रीन एंटी ग्रीन माइनस 2 ब्लू एंटी ब्लू. ये आपके पास 8 टाइप ऑफ ग्लूऑन्स है. अब हमें करना है कि जो क्वार्क्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन जो होता है उसका पोटेंशियल किस तरह का होता है. तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं. नेचर ऑफ इंटरेक्शन. ये है. तो अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ये. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन पोटेंशियल वी आर बिटवीन 2 क्वार्क्स इनसाइड ए न्यूक्लियन. न्यूक्लियन भी हाइड्रोन होता है, हाइड्रोन भी कह सकते हो आप. तो किस तरह का नेचर होता है? तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो आएगा आपका -a/r प्लस br, जहां पे r है डिस्टेंस बिटवीन द क्वार्क्स. r इज डिस्टेंस बिटवीन क्वार्क्स. a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. अगर हम इसका कर्व प्लॉट करें v वर्सेस r, तो उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह की. यानी कि जब आपका r स्मॉल है, व्हेन r इज स्मॉल, जब आपका r स्मॉल है तो आपका नेगेटिव टर्म डोमिनेट करेगी. देन नेगेटिव टर्म डोमिनेट्स, और इसलिए आपका जो कर्व है उसमें आप देखोगे जब आपका r कम है तो नेगेटिव आ रहा है. व्हेन r इज लार्ज देन पॉजिटिव टर्म डोमिनेट्स. और इस तरह से आपको दिख रहा है कि जो आपका पोटेंशियल है वो लगातार बढ़ रहा है. यानी कि r के बढ़ने से आपका पोटेंशियल बढ़ेगा और आपका फोर्स बढ़ेगा. ठीक है. अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्वार्क्स को अलग अलग नहीं होने देती है. क्वार्क्स कभी भी हेड्रॉन के बाहर आपको नहीं मिले. आप आज तक हम जो है किसी भी हेड्रॉन को जो है ब्रेक नहीं कर पाए इनटू क्वार्क्स. यानी कि प्रोटॉन आपको मिल चुका, पर आपको अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं. ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि क्वार्क्स are always found inside hadrons and are not independently observed.
तो क्योंकि वो उस क्वार्क्स जो है उसके इनसाइड मिलते हैं हाइड्रॉन्स के, तो एक तरह से वो कन्फाइंड है, तो हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड क्वार्क कन्फाइनमेंट। फ्री क्वार्क्स नहीं मिले, फ्री क्वार्क्स आर येट नॉट फाउंड या डिस्कवर्ड। आप इसे लिख लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिपेंडेंटली के बाद लिखा है ऑब्जर्व्ड, आर नॉट इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व्ड। नहीं, अच्छा, लार्ज आर का मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि जितना भी हमारा डायमेंशन है हेड्रॉन की, ठीक है, उस डायमेंशन से अगर आप दूर, बिल्कुल आप जो है किसी भी हेड्रॉन की सरफेस तक पहुंचा दो दोनों क्वार्क्स को, उससे ज्यादा तो होगा नहीं डिस्टेंस, तो अगर आप उसे दूर ले जाना चाहोगे तो फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो उसे पास ले जाएगी वापस। तो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उससे ज्यादा लार्ज हो भी नहीं सकती। तो अल्टीमेटली, और यहाँ पे दोनों तरह की फोर्स इसलिए है क्योंकि अगर बहुत पास आ जाएंगे क्वार्क्स तो वो एक बॉम्बार्ड करके टूट सकते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। वो वो एक्चुअली वी का साइन है, वो साइन आपका वी का है, ठीक। तो यहाँ से अगर आप फोर्स निकालोगे तो वो आ जाएगा माइनस डेल वी, एक तरह से, ठीक। तो माइनस डेल वी होगा, तो जो भी आपका पॉजिटिव वाला उससे करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आ जाएगी फोर्स, और ये करीब 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 कांस्टेंट आ जाएगा करीब करीब, अगर लार्ज आर के लिए, क्योंकि क्या होगा कि ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन से दिख रही है आपको, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो फोर्स जो भी है लार्ज आर पे वो कांस्टेंट बना हुआ होगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, आर के बढ़ने से भी फोर्स कम नहीं हो रही है, फोर्स लगातार कांस्टेंट है, एफ इज कांस्टेंट। इन जनरल क्या होता है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो फोर्स कम हो जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ आर के बढ़ने से फोर्स कांस्टेंट है, उतनी ही स्ट्रांगली जो है वो बाउंड कर रही है क्वार्क्स को, तो वो अलग अलग नहीं हो पा रहे। तो अब हमने अभी तक क्या किया, अगर हमारा मैसॉन है तो मैसॉन, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मैसॉन हमारे कलरलेस होते हैं, ठीक है, तो मैसॉन इज कलरलेस, और वो जो है क्वार्क एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, तो कलरलेस कब होगा, जब जो है क्वार्क रेड होगा तो एंटी क्वार्क एंटी रेड होगा, क्वार्क ग्रीन होगा तो एंटी क्वार्क एंटी ग्रीन होगा, क्वार्क ब्लू होगा तो एंटी क्वार्क एंटी ब्लू होगा, ताकि आपका जो मैसॉन है वो कलरलेस हो, क्योंकि मैसॉन्स के लिए हमने कलर की बात करी नहीं थी, वो कलरलेस है। अगर हम बैरियन की बात, यानी कि उनमें कलर वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बैरियंस की बात करें तो बैरियंस भी कलरलेस है, और वो जो है तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो फिर इनको कलरलेस कैसे करेंगे, इसका मतलब ये जो है रेड ग्रीन और ब्लू तीनों की इक्वल, तीनों जो है क्वार्क डिफरेंट कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों जो है जब डिफरेंट कलर के होंगे तो तीनों का कलर मिलके व्हाइट बनता है, तो कलरलेस बनता है, या आप कह सकते हो व्हाइट, इन पिगमेंट की थ्योरी में व्हाइट, ठीक है। अब हम पिगमेंट्स की थ्योरी को समझते हैं, तो इसको हमने क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स क्यों कहा, क्रोमो का मतलब रिलेटेड टू कलर, ठीक है। तो पिगमेंट्स की थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं, देयर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, ठीक है। रेड, जिसको आप आर से नोट कर रहे हो, ब्लू, जिसको बी से नोट कर रहे हैं, एंड ग्रीन, दीज आर थ्री प्राइमरी कलर्स। इनके जो सेकेंडरी कलर है इनके करस्पॉन्डिंग, तो रेड के सामने आपने लिखा सियान, इसको हम एंटी रेड कह रहे हैं, इसका एंटी कलर। इसमें भाई जिनकी वीडियो ऑन है वो प्लीज ऑफ करें, यहाँ पे शायद शीतल का नाम लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली देखो जो भी है, तो वो लोग आप वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है, तो उसमें शायद डिस्टर्बेंस हो रही है। तो रेड का एंटी कलर है सियान, जिसको आपने एंटी रेड से नोट किया, ग्रीन का है मैजेंटा, मैजेंटा इसको हमने एंटी ग्रीन से लिखा, और ब्लू का है आपका येलो, इसको हमने एंटी ब्लू से लिखा। तो ये जो है ये सेकेंडरी कलर है, ठीक है। एक प्राइमरी और एक प्राइमरी और करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी मिलकर व्हाइट बनता है। तो एक तो ये हो गया कि अगर आप रेड ग्रीन और ब्लू तीनों को बराबर ऐड करोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा, व्हाइट का मतलब यहाँ पे हम कलरलेस कह रहे हैं। अगर आप रेड को
और इसके करस्पॉन्डिंग एंटी, इसका सेकेंडरी कलर जिसको हम एंटी रेड कह रहे हैं, रेड के लिए आर लिखेंगे और सियान के लिए एंटी रेड, तो ये भी आपको व्हाइट मिलेगा। तो अगर आप किसी भी प्राइमरी और किसी भी सेकेंडरी कलर को बराबर मात्रा में ऐड करोगे तो वो व्हाइट मिलता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ब्लू और येलो को आप करोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा, और इसी तरह से ग्रीन और एंटी ग्रीन जिसको मैजेंटा कहते हैं। तो यही थ्योरी हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि मेसॉन और बैरियन को बनाने के लिए जो क्वार्क्स हैं उनका कलर इस तरह से होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली व्हाइट हो। तो आपने ब्लू और येलो को आपने देखा होगा, ब्लू और येलो के लिए आपने घर में क्या होता है कि जब हमारे व्हाइट क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, तो व्हाइट क्लोथ्स जब गंदे हो जाते हैं तो इन जनरल येलो बन होते हैं वो, तो उसको वापस व्हाइट करने के लिए आप लोग नील डालते हो, ठीक है। तो वो नील इसलिए होता है कि येलो और ब्लू को मिलकर व्हाइट बन जाए वो, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपने नील ज्यादा डाल दिया तो वो फिर आपकी शर्ट व्हाइट ना होकर ब्लू हो जाएगी, ठीक है। तो उसी मात्रा में डालते हैं, तो इसके लिए ब्लू प्लस येलो मिलकर व्हाइट शर्ट हो जाती है, क्योंकि पिगमेंट्स की थ्योरी है कि एक प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाकर व्हाइट बन जाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें करना है टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, तो अब हमें लिखना है टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, उसकी हमें टेबल बनानी है, उस टेबल को याद करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना है, जैसे हमने अब तक याद किया सही पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, देखिए ये जो मैजेंटा और सियान है ये भी एक तरह के कलर है। जो पिगमेंट्स मतलब जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स, ये एक तरह के कलर है, टाइप्स ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे अपनी थ्योरी में एलिमेंट्री पार्टिकल्स में उसको हमने एंटी ग्रीन कह दिया मैजेंटा को, जबकि मैजेंटा एक डिफरेंट कलर है, उसको हम एंटी ग्रीन कह रहे हैं, ग्रीन करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कलर। और जो सियान है ये भी एक कलर है। तो टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो लिख लेंगे प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स, और यहाँ पे हम क्वार्क्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वार्क है डाउन क्वार्क, जिसे डी से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद अप क्वार्क, जिसे यू से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेंज क्वार्क, जिसे एस से डिनोट कर रहे हैं। फिर चार्म क्वार्क, सी से। फिर बॉटम क्वार्क, बी से। और लास्ट में टॉप क्वार्क, टी से। तो किसी किसी बुक में बॉटम की जगह ब्यूटी भी लिखा हुआ है, पर इन जनरल बॉटम ज्यादा फेमस है, और टॉप की जगह ट्रूथ भी आप कह सकते हो, लेकिन टॉप ज्यादा फेमस है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर की टर्म्स में। तो यहाँ पे 0.3, 0.3, 0.5, 1.5, 4.3, और यहाँ पे लास्ट में 174 है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है वो 174। उसके बाद चार्ज। तो आज तक आपने कोई भी एंटिटी मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑफ ई देखा होगा, ठीक है, 1e, 2e, 3, 0, लेकिन उसका फ्रैक्शन नहीं देखा होगा। लेकिन चार्ज जो क्वार्क्स का वो फ्रैक्शन में है, -1/3, +2/3, -1/3, +2/3, -1/3, +2/3। यहाँ पे 3 क्वार्क्स का चार्ज माइनस है 1/3 और 3 का प्लस है 2/3। अगर इसको हम याद करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डाउन है, जो अजीब सा है, स्ट्रेंज है, और जो बॉटम है, बॉटम का मतलब भी डाउन ही एक तरह से, तो जो तीनों जो है डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज, वो नेगेटिव है, और जो आपको इसमें अच्छे से लग रहे हैं अप, चार्म, टॉप, उनका पॉजिटिव है, ठीक है, याद करने के लिए। तो अल्टीमेटली आपने याद किया 3 का -1/3 और 3 का +2/3। हाँ वो 174 है, 174 सही है, 174 बहुत ज्यादा है टॉप क्वार्क का। उसके बाद बैरियन नंबर, बैरियन नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सभी क्वार्क्स का बैरियन नंबर 1/3। उसके बाद आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट, आइसोस्पिन और उसका थर्ड कंपोनेंट। तो इसमें डाउन और अप क्वार्क को आप डबलेट की तरह से बिहेव करोगे, डबलेट। इनका जो मास है वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, और डबलेट, और बाकी सब सिंगलेट है। तो डबलेट के लिए 2i + 1 = 2, i = ½ सिंगलेट के लिए 2i + 1 = 1, i = 0। और थर्ड कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू चार्ज, थर्ड कंपोनेंट सिंगलेट वालों का तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक को देंगे आप प्लस हाफ, एक को माइनस हाफ, अकॉर्डिंग टू चार्ज।
तो प्लस वाले को प्लस आप दे दो जिसका चार्ज प्लस है, प्लस 2/3 वाले को प्लस दे दो और -1/3 वाले को माइनस दे दो। तो आपने जो है थर्ड कंपोनेंट लिख लिया। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर्स और हैं और वो हैं, बल्कि 4 हो गए, स्ट्रेंजनेस नंबर। तो स्ट्रेंजनेस तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। स्ट्रेंजनेस नंबर इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये केवल स्ट्रेंज पार्टिकल का है -1, बाकी सबका 0। सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजनेस -1 होगी, बाकी सब की 0 होगी। उसके बाद 4 नंबर केवल चार्म क्वार्क का होगा, बाकी सबका 0, चार्म क्वार्क का +1। उसके बाद बॉटम नंबर को हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल बी को आपने वैल्यू नंबर लिखा तो स्मॉल बी से आपने बॉटम नंबर लिखा। बॉटम नंबर केवल बॉटम क्वार्क का होगा -1, बाकी सभी क्वार्क्स का 0। एंड लास्टली टॉप नंबर केवल टॉप क्वार्क का है, वो है +1। और जिस तरह से मेसॉन नंबर नहीं होता, उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थ्योरीज में, उसी तरह से डाउन नंबर और अप नंबर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने टेबल एक तरह से याद करने की कोशिश करो इसे। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट और आइसोस्पिन, डबलेट और सिंगलेट से हो गया। स्ट्रेंजनेस केवल स्ट्रेंज क्वार्क का -1, चार्म नंबर केवल चार्म का +1, बॉटम नंबर -1 बॉटम का, टॉप नंबर +1 टॉप का। अब क्या करना है कि जिस तरह से आपका जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला है उन पार्टिकल्स के लिए जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, इसी तरह से क्वार्क्स को इन्वॉल्व करने के लिए चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर को इन्वॉल्व करने के लिए इस जेलमैन फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया है और उसमें चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर इन्वॉल्व कर दिए। तो उसको हमने कह दिया एक्सटेंडेड जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला। उससे ये फायदा है कि बाई चांस आप इसमें से कोई पैरामीटर भूल जाओ तो उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये अगर लिख लिया हो तो मुझे बता देना, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखो, एक सेकंड, तो अब आपको लिखना है एक्सटेंडेड जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला। तो जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, जो एक्सटेंडेड नहीं था, Q = I3 B + S/2, वैल्यू नंबर स्ट्रेंजनेस नंबर था। अब अगर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया तो अब क्या है, I3 + B + S + चार्म नंबर + बॉटम नंबर + टॉप नंबर /2। तो बाकी सबको भी ऐड कर दिया। तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, किसी भी क्वार्क के लिए, बल्कि पुराने पार्टिकल्स के लिए भी, क्योंकि पुराने वाले पार्टिकल्स में चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर 0 होते हैं, तो वो 0 हो जाएंगे। अब अगर मान लो आपको चार्म क्वार्क के लिए चार्म क्वार्क का चार्म नंबर चाहिए, जो कि +1 होता है, पर मान लो हम भूल गए कि +1 है कि -1 है, तो उसे कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, चार्म क्वार्क का चार्ज लिखो +2/3, उसका थर्ड कंपोनेंट 0 क्योंकि वो सिंगलेट है, उसका बैरियर नंबर 1/3 क्योंकि सभी का 1/3 होता है, क्योंकि वो स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, स्ट्रेंज है 0। चार्म नंबर आपको निकालना है, चार्म क्वार्क का बॉटम नंबर नहीं होता और टॉप नंबर नहीं होता। तो यहां से जब आपने देखा, एक मिनट, ये कुछ गलती तो नहीं कर रहा? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया, C = 4/3 - 1/3, यानी कि 1 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वार्क के लिए अननोन पैरामीटर निकाल सकते हो, बाई चांस आप कोई भूल गए हो तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब एक टेबल और लिखनी है, वो है, तो अब हमें क्या करना है, ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखने हैं कि जो हमारे हेड्रॉन्स हैं, क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बने हैं, तो वो ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि वो तो क्वार्क से मिलकर बने, उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो किसी से भी मिलकर ना बना हो, वो ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कह लो, ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह लो। तो अब हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उनमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, उसकी टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है, यहाँ पे आप हेडिंग डालो, फंडामेंटल पार्टिकल्स और ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लास्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखना है ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
वो पार्टिकल्स हो गए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जिस तरह से 3 जनरेशन ऑफ लेप्टॉन्स होते हैं उस तरह से 3 जनरेशन ऑफ क्वार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लिख रहे हैं अप क्वार्क और उसका एंटी पार्टिकल, एंटी अप मतलब एंटी अप क्वार्क। उसके बाद सेकंड जनरेशन में, कहने का मतलब यह है कि जो क्वार्क्स हैं वो टूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सेकंड जनरेशन में चार्म, फर्स्ट वाले में, बल्कि फर्स्ट वाला पूरा कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में डाउन और एंटी डाउन भी है, तो फर्स्ट वाले में ये हो गया। ये तो हो गया आपके क्वार्क्स फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन ऑफ क्वार्क्स कौन से हो गए? चार्म वाले और स्ट्रेंज वाले। थर्ड जनरेशन में हो गए टॉप वाले और बॉटम वाले। ये आपके हो गए 3 जनरेशन ऑफ, 3 जनरेशन या 3 फ्लेवर्स कह सकते हो कि फ्लेवर डायनेमिक्स फ्लेवर्स हैं ये, 3 जनरेशन से 3 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। अब हम कह सकते हैं कि 3 जनरेशन ऑफ लेप्टॉन्स, वो भी टूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो भी किसी और से मिलकर नहीं बनते हैं। तो इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल, न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल। सेकंड जनरेशन म्यू माइनस एंड देयर न्यूट्रिनोस, एंटी न्यूट्रिनो, डॉ माइनस, डॉ प्लस, उनका न्यूट्रिनो, उनका एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास 3 जनरेशन ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। उसके अलावा कौन से हैं? उसके अलावा एक्सचेंज पार्टिकल्स। जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो भी ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो कौन कौन से हैं? ग्लूऑन, फोटोन, उसके बाद जेड बोसोन, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस बोसोन। और इनके अलावा एक पार्टिकल और डिस्कवर हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं हिग्स बोसोन। एच से आप, यानी कि जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हिग्स बोसोन आप कह सकते हो। ये भी टूली फंडामेंटल है। तो ये सब पार्टिकल्स आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो किसी और से मिलकर नहीं बने। उसके अलावा सभी हेड्रॉन्स हैं, मेसॉन्स या बैरियॉन्स, जो क्वार्क से मिलकर बने। अब हमें जो है लिखना है क्वार्क मॉडल या क्वार्क स्ट्रक्चर। तो किसी भी पार्टिकल का क्वार्क स्ट्रक्चर कैसे बताओगे? यानी कि हम कैसे बताएं कि मान लो पाई प्लस है, तो कि पाई प्लस किस किस क्वार्क से मिलकर बना है ये बताना है। तो वो उसका क्वार्क कंटेंट या क्वार्क स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमसे पूछे कि प्रोटॉन किस किस क्वार्क से मिलकर बना है, हमसे पूछे जो हाइपरॉन्स है वो किस किस क्वार्क से मिलकर बने, इसमें आप प्रॉब्लम ये है कि चलो एक काम करते हैं, ग्रेविटॉन भी लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटॉन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। ग्रेविटॉन भी आप लिख सकते हो, बट स्टिल इट इज हाइपोथेटिकल पार्टिकल। ठीक है, तो इन जनरल इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई। ये कह देते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज हो रहे हो, कि बिना एक्सचेंज के इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए, तो इसलिए ग्रेविटॉन आप लिख सकते हो। अगर बाई चांस ऑप्शन में आ जाए तो ग्रेविटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल होगा। जो अदर पार्टिकल्स हैं यानी कि हेड्रॉन्स, वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। हिग्स बोसोन, एक्चुअली हिग्स बोसोन जो हमारा जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में जो अभी कुछ सालों पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर वाला, उसमें बहुत बड़ा सर्किल बनाया गया, मतलब टनल बनाई गई है, तो उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं तो वहां पे हिग्स बोसोन डिस्कवर हुआ है, तो उसको लिखा है यहाँ पे। उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्वेश्चन इन जनरल आता नहीं है। हाँ, गॉड पार्टिकल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनका क्वार्क कंटेंट या क्वार्क स्ट्रक्चर। ऑफ हेड्रॉन्स। तो इसमें क्या है कि आपको इन स्टेप से चलना है ताकि थोड़ा आपको जो है आसान लगे। ठीक है, तो जो मैंने स्टेप लिखवा रहा हूँ उसी से चलना है, नहीं तो फिर आपको मतलब टाइम लग सकता है और फिर आंसर तो आ जाएगा। 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन कभी टाइम को बचाने के लिए इन स्टेप चलना है। तो पहला स्टेप ये है, आपको ये देखना है कि जिसका क्वार्क कंटेंट लिखना है वो पार्टिकल कैसा है। चेक वेदर पार्टिकल इज मेसॉन और बैरियन। यानी सबसे पहले ये देखना है जिसका क्वार्क कंटेंट बनाना है वो मेसॉन है कि बैरियन है। अगर वो मेसॉन है तो आपको एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क लेना है, और अगर वो बैरियन है तो आपको 3 क्वार्क से मिलकर बनाना, कोई भी एंटी क्वार्क नहीं लेना है। मैंने अभी जो आपको टेबल बनवाई है क्वार्क की, एंटी क्वार्क की टेबल लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटी क्वार्क की प्रॉपर्टीज सभी एंटी पार्टिकल्स वाली प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ठीक है, अगर स्ट्रेंज क्वार्क का स्ट्रेंजनेस -1 है तो एंटी स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस +1 हो जाएगी।
अगर चार्म क्वार्क का चार्म नंबर +1 है तो एंटी चार्म का चार्म नंबर -1 हो जाएगा। अगर यू अप क्वार्क का चार्ज +2/3 है तो एंटी अप का -2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल रिलेशन आपको याद है। अब जो है नंबर सेकंड पॉइंट है कि चेक वेदर पार्टिकल हैज स्ट्रेंजनेस नंबर, चार्म नंबर। अभी तक हमने कोई पार्टिकल ऐसे नहीं पढ़े जिसमें चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर हो, पर ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल, मान लो उसने एग्जाम में द पार्टिकल एक्स हैज चार्म नंबर इक्वल टू +1, ठीक है, तो उसका क्वार्क कंटेंट बनाना है ऐसा कुछ, तो इसीलिए पार्टिकल्स हमें पता नहीं है पर वो पार्टिकल एक्स कह सकता है। तो अगर किसी पार्टिकल का चार्म नंबर, स्ट्रेननेस नंबर है, चार्म नंबर है, बॉटम नंबर है, ठीक है, या टॉप नंबर है, तो क्या करोगे? तो इफ यस, अगर ऐसा है, देन फर्स्ट कंजर्व दीज नंबर्स, तो पहले इन्हीं को कंजर्व करो। अगर मान लो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में स्ट्रेननेस नहीं होती है तो उसमें ऐसा आएगा नहीं। लेकिन मान लो लैम्डा नॉट है तो लैम्डा नॉट की स्ट्रेननेस -1 होती है, तो पहले उसको पहले स्ट्रेननेस नंबर कंफर्म करो कि -1 करने के लिए कौन सा क्वार्क ले, तो -1 करने के लिए एक स्ट्रेंज क्वार्क ले लोगे, तो पहले उसको कंजर्व कर दो। ठीक है, किसी की स्ट्रेननेस -2 हो तो दो स्ट्रेंज क्वार्क लोगे, इस तरह से करेंगे। तो पहले इन नंबर्स को कंजर्व कर दो बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट क्वार्क्स, बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट क्वार्क्स। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कंजर्व चार्ज। चार्ज सबसे आसान लगता है पर उसको पहले नहीं करना, उसको नंबर 3 पे करना है, कंजर्व चार्ज। ठीक है, अगर आपको एंटी बैरियन के लिए करना हो तो जो भी बैरियन है उसके जो भी क्वार्क्स हैं उसी वाले बैरियन का एंटी बैरियन करना है, तो उन्हीं क्वार्क्स को एंटी कर दो, तो वो एंटी बैरियन का क्वार्क कंटेंट जाएगा। अब जो है मैं कुछ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स में हम क्वार्क कंटेंट कैसे बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ मेसॉन्स ले लेता हूँ, बाकी सभी मेसॉन्स, सभी बैरियंस हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, या बाकी आप आपके लिए होमवर्क, आप बाकी करके देखना। ठीक है, तो अगर पाई प्लस मेसॉन है तो पहला स्टेप, क्या ये पार्टिकल मेसॉन की बैरियन है? तो ये पार्टिकल मेसॉन है। अगर मेसॉन है तो दो क्वार्क से मिलकर बनेगा, सॉरी एक क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलकर बनेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, क्या ये पार्टिकल स्ट्रेंजनेस नंबर, चार्म नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर रखता है? तो ये कोई सा भी रखता है, स्ट्रेंज पार्टिकल है नहीं। इसका मतलब आप यहाँ पे एस क्वार्क और एंटी एस क्वार्क नहीं लोगे, तो आप केवल यहाँ पे अप क्वार्क या उसका एंटी पार्टिकल, डाउन क्वार्क और उसका एंटी पार्टिकल, इन चारों से कॉम्बिनेशन लोगे। तो कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क हो। थर्ड पॉइंट, कंजर्व चार्ज। +1 करने के लिए क्या करें? तो अगर आपने एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क लिया तो यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं? देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो बनेंगे दोनों एक ही तरह के ले लो, अप डाउन डाउन। इससे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 0। अगर आपने अप क्वार्क के साथ एंटी डाउन ले लिया तो चार्ज कितना आ रहा है? +2/3 अप का हो गया, और डाउन का होता है -1/3, तो एंटी डाउन का +1/3, तो ये हो गया +1। अगर डाउन और एंटी अप ले लिया, डाउन का होता है -1/3 और एंटी अप का होता है -2/3, तो ये हो गया -1। तो यहाँ से +1 को कंजर्व करने के लिए क्या आंसर आ गया? UD बार। ठीक है, अगर पाई माइनस करना हो तो क्या आंसर हो गया? अब की बार -1 चार्ज चाहिए, ये भी, इसमें भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो -1 आपका मिल रहा है इससे, DU बार से। और वैसे भी पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, अगर पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है तो जो भी आपका अप है उसका जो है एंटी ले लिया, और एंटी डाउन है उसका एंटी ले लिया, डाउन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लो K प्लस की, तो K प्लस क्या है? मेसॉन है, तो एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनेगा। दूसरा पॉइंट, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है? +1। अगर स्ट्रेंजनेस +1 है तो सबसे पहले कंजर्व स्ट्रेंजनेस को कंजर्व करने के लिए कौन सा क्वार्क ले? +1 करने के लिए आप बताओ, आप मुझको बताए +1 करने के लिए क्या लें? हाँ, S आंसर नहीं है, S बार है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसकी स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस जो है, स्ट्रेंजनेस नंबर -1 होता है, एंटी स्ट्रेंज का होता है +1, तो आपको एक एंटी स्ट्रेंज लेना है, आपको लेना है एक एंटी स्ट्रेंज। और इसी और मैं बताऊं आपको, यहाँ पे DU बार लिख लो या U बार D लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप एंटी लिख सकते हो, बाद में क्वार्क लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एंटी S ले लिया जिसकी स्ट्रेंजनेस +1 होती है। नंबर 3 पॉइंट, कंजर्व चार्ज। आपके पास +1 चार्ज है, आप S बार का कितना चार्ज दे चुके? S का चार्ज होता है -1/3, S बार का हो गया
अगर मैं चार्ज लिखूं तो चार्ज जो है यू का होता है +2/3, डी का और एस का होता है -1/3। फिर यू बार का, डी बार का और एस बार का इनका अपोजिट हो जाएगा -2/3, +1/3 और +1/3। तो यहाँ पे एस बार का आपने कितना चार्ज ले लिया? +1/3। कितना और ले कि +1 हो जाए? +2/3 और ले, तो +2/3 के लिए क्या आ गया? यू। तो आंसर हो गया यू एस बार। उसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं, मान लो के नॉट बार। तो के नॉट बार का एस हो गया -1। -1 के लिए क्या लें? एस ले लेंगे। चार्ज कितना लेना आपको? 0। एस का चार्ज कितना है? -1/3। कितना और लें कि 0 हो जाए? +1/3 ले लें तो 0 हो जाए। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप एक क्वार्क ले चुके हो तो एंटी क्वार्क लेना है। तो कौन सा क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्वार्क, और वो भी ऐसा जिसकी स्टेनलेस ना हो। वो भी स्टेनलेस आप कंसिडर कर चुके, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बार, एस डी बार। ठीक है। जो आपके के माइनस है और के नॉट है वो इन दोनों के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि के माइनस का हो जाएगा एस यू बार और के नॉट हो जाएगा डी एस बार। ठीक है। अब यहाँ पे मेसॉन्स में केवल 2 ही पार्टिकल बचे, हमने सारी कर लिए। तो 2 पार्टिकल कौन से बचे? वाई नॉट और ईटा नॉट। इन दोनों की स्ट्रेननेस 0 है और इन दोनों का चार्ज भी 0 है। चार्ज जो 0 है वो किससे आएगा? चार्ज 0 आ रहा है आपका यू यू बार से और डी डी बार से, और स्ट्रेननेस यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे नहीं क्योंकि इनका स्ट्रेननेस 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? यू यू बार। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू यू बार या डी डी बार। ठीक है, ये हो जाएगा। या अगर एग्जैक्ट आंसर लिखें तो आपको बुक्स में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लिखें तो पाई नॉट का हो जाएगा आपका 1/√2 यू यू बार प्लस डी डी बार। ये ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट के लिए बीच में प्लस आएगा। ईटा नॉट सिंगलेट है, इसमें बीच में माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा और यू यू बार माइनस डी डी बार। तो ये हो गया आपका जो मेसॉन्स है उनका क्वार्क कंटेंट। अब हमें लिखना है, इसका ध्यान रखना, ये दोनों आंसर भी सही है और बाकी यू बार डी बार ये भी सही है। ठीक है। अब बैरियंस की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे बैरियंस पे चलते हैं और वो लास्ट हो जाएगा। बैरियंस में भी 1 मिनट लगेगा, तो पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। एक स्लाइड बैक, एक मिनट, एक स्लाइड बैक ये है। अभी रुक जाओ, अभी मैं लेक्चर पूरा नहीं हुआ, अभी जो है बैरियंस को कर लेते हैं। 1 मिनट। तो क्वार्क कंटेंट फॉर बैरियंस। बैरियंस में 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए प्रोटोनिक बैरियन है, 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा। ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, इसमें स्ट्रेननेस नंबर टॉप बॉटम सब 0 है। इसका मतलब यहाँ पे आप यू और डी ले सकते हो, एंटी क्वार्क इसमें लेना नहीं है। तो 3 लोगे तो क्या लोगे? या तो तीनों यू या तीनों डी, या 2 यू और 1 डी, या 2 डी एंड 1 यू। तो इनके पॉसिबल चार्ज क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएगा +2, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +1 और इसका हो जाएगा 0। तो प्लस हमारा जो चार्ज है वो प्रोटॉन का +1, तो +1 के लिए जाएगा यू यू डी। एंटी प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? यू बार एंटी बार। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? बताओ। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, स्ट्रेननेस 0 है। चार्ज 0 का ये दिख रहा है आपको, डी डी यू। एंटी न्यूट्रॉन का डी बार यू बार। ये तो हो गया आपके न्यूक्लियॉन्स। अब बात करें हाइपरॉन्स की। हाइपरॉन्स में लैम्डा नॉट की स्ट्रेननेस कितनी है? -1। -1 की स्ट्रेननेस को कंजर्व करने के लिए आपने एस इन्वॉल्व कर लिया। चार्ज कितना है? 0। एस का चार्ज कितना है? -1/3। तो जो बाकी जो 2 आपके पास क्वार्क बचे उन दोनों का चार्ज कितना हो कि 0 आ जाए? +1/3 दोनों का हो। तो +1/3 दोनों का मिलने के लिए क्या लें? अब 2 क्वार्क्स कौन कौन से लें? एस तो ले नहीं सकते। आंसर बताओ इसका कि अब एस नहीं ले सकते तो या तो दोनों यू ले लो, दोनों यू से चार्ज बढ़ जाएगा। दोनों डी ले सकते हो, एक यू एक डी ले सकते हो, तो एक यू और एक डी लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक यू लोगे एक डी लोगे, क्योंकि इसका +2/3 और इसका -1/3 मिलके 1/3 बन जाएगा। टोटल तीनों का मिलकर 0 हो जाएगा। तो लैम्डा नॉट का हो गया ये। अब हम बात करेंगे सिग्मा प्लस की। सिग्मा प्लस की स्ट्रेननेस है -1। एक एस ले लिया। चार्ज अगर आपको +1 करना है, -1/3 ले चुके, तो इन दोनों का कितना ले कि +1 हो जाए? तो दोनों का आप जो है मिला के 4/3 लोगे प्लस का, ताकि तीनों का मिलके 1 हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आप 2 यू ले लोगे। ठीक है। चलो ठीक है, टाइम हो गया। अब क्या करते हैं,
अब आपके लिए होमवर्क है, हम इसे नेक्स्ट में कर लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका। तो यहाँ पे जो पार्टिकल सब बचे रहे हैं बैरियर्स वाले, वो आपके लिए होमवर्क है, और उनके कंटेंट आपको अपने आप बना दें। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर मैं लिख दूंगा, तो जो अपलोड हो जाएगा आपका लेक्चर, उसमें आप अपने आप कोशिश करके देखना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। सर 17 नंबर स्लाइड। सर स्लाइड नंबर 17 दिखा दीजिए। 17 है स्लाइड नंबर फर्स्ट। 17 होगी, उसके बाद स्लाइड नंबर 11। 11 तो है नहीं शायद, ये होगी 10। 11 में तो कुछ लिखा नहीं है, गलती से 11 छूट गई है क्या? हो गया, हो सकता है, तो 11 हो सकता है, फिर ये हो। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट तो खैर ये थी जो पिछले क्लास की थी, तो मेरे ख्याल से आप शायद सेकंड कह रहे होंगे, तो ये होगी फर्स्ट सेकंड शो करना और ये सेकंड। उसके बाद 14। 14 ये है। 13 13 ये है। उसके बाद 13 हुई, उसके बाद 16 ये है, और उसके बाद है 3 4 5। सर एक गॉस बोसोन क्या है? क्या चीज? जो गॉस बोसोन करके जो आता है, गॉस बोसोन इंटरमीडिएट पार्टी। अच्छा, हाँ वो तो, हाँ बोसोन है, वो वेक्टर बोसोन है जो वीक इंटरेक्शन में एक्सचेंज होता है, वही फोटॉन्स ग्लून्स उसी में आते हैं। तो सर वो कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन में वो इंटरमीडिएट पार्टिकल कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? बस ये मान लो आप कि अगर स्ट्रॉन्ग, आप कंजर्वेशन लॉ से देखो, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो फिर उसमें मेसॉन्स या ग्लून्स कर रहे होंगे पार्टिसिपेट, खासतौर से मेसॉन्स। ठीक है, और अगर वीक इंटरेक्शन है तो फिर W + W - Z नॉट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो फोटोन है, तो वो कंजर्वेशन लॉ से आप ऐसे कर सकते हो। सर 6 साइड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं, और कोई स्लाइड, तो इसको एंड करें अब। ठीक है, तो फिर इसे एंड करते हैं।